बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे कैरेटोमीटर के बारे में। ये कैरेटोमीटर की इमेज है। दिस इज़ द बॉश एंड लॉम्ब टाइप ऑफ कैरेटोमीटर। इसकी जो पार्ट्स हैं वो हम फिर बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। कैरेटोमीटर जो है, जो मैंने पीछे दिखाया, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम एंटीरियर कर्वेचर ऑफ कॉर्निया को मेजर करते हैं। एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है कि कैरेटोमीटर से हम क्या चीज़ मेजर करते हैं, एंटीरियर कर्वेचर ऑफ कॉर्निया मेजर करते हैं या फिर पोस्टीरियर कर्वेचर ऑफ कॉर्निया मेजर करते हैं या बोथ मेजर करते हैं या नन ऑफ द अबव। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो है एंटीरियर कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया को मेजर करने के लिए कैरेटोमीटर यूज़ करते हैं। ओके। सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर दो डिफरेंट चीज़ें हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारे पास क्या होता है, कोई भी स्फेरिकल सरफेस हो वो क्या होती है, सर्कल ही होती है ना। लेट सपोज हमारे पास एक राउंड सर्कल है, ठीक हो गया। हमारे पास क्या है, राउंड सर्कल है। इस तरह से एक राउंड सर्कल है। ये राउंड नहीं है बिकॉज मेरी ड्राइंग और राइटिंग यहाँ पर अच्छी नहीं आती, बट लेट सपोज ये क्या है, सर्कल है। तो ये स्फेरिकल सरफेस हुई ना, गोल। और अ पार्ट ऑफ अ सर्कल कहते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, कोई भी स्फेरिकल सरफेस हो, सर्कल हो या फिर उस सर्कल का जो है वो पार्ट हो, लाइक दिस, इसके अंदर एक पार्ट हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, इस सब का सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। कहने का मतलब ये है, ये एक स्फेरिकल सरफेस है, ये सर्कल भी है, इसके अंदर कोई भी हमारे पास इस सर्कल का जो पार्ट हो, लाइक दिस, तो हर एक का अपना एक स्पेसिफिक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। इसका यहाँ पर होगा, इसका यहाँ पर होगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर नाम से ही जाहिर है कि किसी भी सर्कल या किसी भी स्फेरिकल सरफेस का जो सेंटर होता है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, द सेंटर ऑफ एनी सर्कल और द सेंटर ऑफ एनी स्फेरिकल सरफेस इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस का हम जैसे छोटी क्लासेस में पढ़ते थे कि रेडियस इज द हाफ ऑफ द डायमीटर, यानी कि डायमीटर इज इक्वल टू 2r। फिर इसी फार्मूले से हम लोग रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, r को अपनी जगह पे छोड़ के और d को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सॉरी, r को अपनी जगह पे ही छोड़ा और d अपनी जगह पे, और 2r के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ओके। तो इससे हम लोग रेडियस फाइंड आउट किया करते थे, ये वो वाला रेडियस है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर defined as the distance from the surface of the center of curvature, defined as the distance from the surface to the center of curvature। ये हमारे पास जो पूरा सर्कल है ना, ये क्या है, दूसरा मार्कर ले लेते हैं ताकि प्रोमिनेंट दिखाई दे। दिस इज द सरफेस ऑफ द सर्कल, ठीक है। पूरी की पूरी ये सरफेस है सर्कल की या स्फीयर की। तो यहाँ से कहते हैं सरफेस से लेकर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इज इट इजी, या वेरी इजी। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या था, किसी भी सर्कल का जो सेंटर पॉइंट होता है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। फिर
रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सर्कल और स्फीयर टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। Description and uses. The keratometer measures the radii of curvatures of a portion of the anterior surface of the cornea. Cornea की anterior surface का जो radius of curvature है उसको क्या करता है? Calculate करता है। It is used for measuring corneal astigmatism. इसी की हेल्प से रीडिंग्स लेके हम लोग कॉर्नियल स्टिग्मेटिज्म भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो किस तरह से बताती हूँ। इसी की मदद से हम कॉन्टैक्ट लेंस फिटिंग कर सकते हैं। मीन टू से इज नॉट दैट कि इससे हम लोग लेंस लगा देंगे आई के अंदर, नॉट लाइक दैट, बट मीनिंग इज दैट के 1 के 2 जो रीडिंग्स आ जाती हैं उसकी हेल्प से हम लोग पावर कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस टाइप का कॉन्टैक्ट लेंस दें, और बैक ऑप्टिक जोन रेडियस वगैरह जो कि फर्दर सेमेस्टर्स में आप लोगों को क्लैरिफाई हो जाएगा। तो रीडिंग्स वगैरह मेजर कर सकते हैं हम लोग, बता सकते हैं इसकी रीडिंग से कि पेशेंट को किस पावर का कॉन्टैक्ट लेंस लगना चाहिए, उसका बैक ऑप्टिक जोन रेडियस क्या होना चाहिए, कौन सा वाला मेरिडियन ज़्यादा स्टीप है, कौन सा फ्लैट है। तो कॉन्टैक्ट लेंस फिटिंग में भी ये हेल्पफुल है। बायोमेट्री, बायोमेट्री किसको बोलते हैं? बायोमेट्री कहते हैं कि एनाटॉमिकल जो डायमेंशंस होते हैं आई की उनको मेजर करना, लाइक कॉर्नियल कर्वेचर हो गया, एक्सियल लेंथ हो गई, एंटीरियर चैम्बर डेप्थ हो गई। ये सारी चीज़ें मेजरमेंट्स जो करते हैं ये किसके लिए वो यूज़ होते हैं? ये प्राइमरीली यूज़ होते हैं जब हम लोग कैटरेक्ट सर्जरी कर रहे होते हैं और इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांट करना होता है। तो किस पावर का इंट्राओकुलर लेंस कैटरेक्ट सर्जरी में यूज़ करना है, तो उसकी अप्रोप्रिएट पावर के लिए ये सारी मेजरमेंट्स जो हैं वो प्राइमरीली यूज़ होती हैं। तो इन सिंपल बायोमेट्री हम कह सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ पावर ऑफ द लेंस को। ठीक है, इसमें क्या होती है कि ओकुलर एनालिसिस होती है, जो एनाटॉमिकल डायमेंशंस हैं आई की उनकी हम लोग क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं, लाइक कॉर्नियल कर्वेचर, एक्सियल लेंथ एंड एंटीरियर चैम्बर डेप्थ। फिर ये सारी जो डायमेंशंस हैं इनको यूज़ करते हुए हम लोग पावर को कैलकुलेट करते हैं, जो कि हमने कैटरेक्ट सर्जरी के दौरान पेशेंट को इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांट करना है, उसकी पावर कैलकुलेशंस के लिए। मॉनिटरिंग द शेप ऑफ कॉर्निया, केराटोमेट्री से हम लोग जो कॉर्निया की शेप है उसको भी मॉनिटर कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या है कि किस तरह से केराटोमीटर काम करता है? तो केराटोमीटर कॉर्निया का जो स्मॉल डायमीटर है अप्रोक्सीमेटली 3 mm उसको सिर्फ मेजर करके देता है। तो ये इसके ड्रॉबैक में भी आता है। केराटोमीटर मेजर्स ओनली रिलेटिवली स्मॉल एरियाज ऑफ द कॉर्निया अप्रोक्सीमेटली 3 mm इन डायमीटर। कॉर्निया के 3 mm जो डायमीटर है सिर्फ उसकी मेजरमेंट करके देता है। फॉर सच स्मॉल एरियाज द सरफेस वेरी क्लोजली अप्रोक्सीमेट्स द स्फेरिकल। इतना छोटा जो एरिया होता है वो या तो स्फेरिकल देगा या फिर स्फेरोसिलेंड्रिकल सरफेस होगी, एंड इज मेजर एज सच विद द केराटोमीटर, और वो उसी तरह से केराटोमीटर से मेजर कर लिया जाएगा। फिर कहते हैं कि जो केराटोमीटर है वो कॉर्निया को एज अ कन्वेक्स मिरर लेता है, कंसीडर करता है, और जो कन्वेक्स मिरर की जो ऑप्टिक्स होती है वो कॉर्निया पे अप्लाई कर देता है। कन्वेक्स मिरर कौन सा होता है? दिस इज अ कन्वेक्स मिरर। ओ सॉरी, दिस इज अ कन्वेक्स मिरर। इस तरह से होता है, ये वाली सरफेस इसकी बाहर की तरफ होती है, ये कन्वेक्स मिरर है। मीन टू से जो पॉलिश सरफेस होगी वो ये आउटर सरफेस होगी, इनर नहीं। कन्वेक्स जो मिरर होता है इसमें ये प्रॉपर्टीज होती हैं कि जब रे ऑफ लाइट आएगी इस पे टकराएगी तो वो क्या हो जाएगी? डाइवर्ज हो जाएंगी।
Convex mirror means when the ray of light strikes on the convex mirror, it diverges into several directions. Optics on convex mirror. This is a convex mirror. Okay. ये हमारे पास principal axis है. This is the center of curvature. This is the focal point. And the distance from the surface of mirror to the center of curvature is known as the radius of curvature. This is the vertical object. The distance of object from the mirror is represented by u. And this I stands for image here. This is image, which is a erect image and virtual image. Okay, the distance of image from the mirror is represented by v here. Okay, so here you can see that the object image is like this. इसका मतलब होता है कि ये क्या है, इरेक्ट है, इरेक्ट इमेज है, और दूसरा वर्चुअल है. वर्चुअल का आसान समझा देती हूँ. ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है बट इमेज जो है वो मिरर से पीछे बन रही है, मिरर के ऊपर नहीं बन रही, मिरर से पीछे बन रही है, तो ये वर्चुअल इमेज होती है. और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है. अगर ये इमेज मिरर से आगे बनती यानी मिरर के सामने बनती तो ये रियल इमेज होती, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है. ऑप्टिक्स किसको बोलते हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर की ऑप्टिक्स. जो भी चीज़ लाइट के अंडर हो रही होती है उसको उस चीज़ की ऑप्टिक्स बोलते हैं. मीन टू से मिरर के ऊपर हमारे पास क्या आ रही है, ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट गुजर के आ रही है और मिरर पे स्ट्राइक हो रही है. दो रेज ऑफ लाइट दिखाई गई हैं यहाँ पर. तो ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रही है कन्वेक्स मिरर पे पड़ रही है, यहाँ पर दो रेज ऑफ लाइट बता दी गई हैं, जो कि एक हमारे पास जाके गुजर रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और सेकेंड रे ऑफ लाइट गुजर रही है हमारे पास फोकल पॉइंट से. जो फोकल पॉइंट से गुजर रही है वो क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट बैक हो रही है. जबकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट गुजरती है वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती, सेम डायरेक्शन में ही चली जाती है. तो एनीथिंग which is happening in the presence of light or by the light is known as the optics of that thing. It can be readily seen that for a given object size placed at a given distance from a convex reflector, the size of the image formed depends on the radius of curvature of the reflector. यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये ऑब्जेक्ट मिरर से किसी भी पोजीशन पे रख दें, हमारे पास जो इमेज है वो फोकल लेंथ के अंदर ही बनेगी. एक और पॉइंट, द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द फोकल पॉइंट इज नोन एज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर. फोकल लेंथ को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि सरफेस से लेकर आपके पास फोकल पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको भी बोलते हैं फोकल लेंथ. इसके अलावा फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ दैट ऑफ द सेंटर ऑफ द कर्वेचर. और फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर को इस तरह से भी बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस इज दैट ऑफ द फोकल लेंथ. तो इससे आप फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हो. सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू ट्वाइस एज दैट ऑफ फोकल लेंथ. फिर इसी फार्मूला से आप फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो. फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर. यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जब हम कैरोटोमीटर यूज़ करते हैं रेडियाई ऑफ द कॉर्निया ऑफ एन आई को चेक करने के लिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर या रेडियाई ऑफ द कॉर्निया ऑफ एन आई एक ही चीज़ है, तो हम क्या करते हैं, कैरोटोमीटर क्या करता है कि इट इज़ द इंटीरियर सरफेस ऑफ द कॉर्निया दैट प्रोवाइड्स अ कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टर. क्योंकि कैरोटोमीटर जो कॉर्निया का इंटीरियर कर्वेचर फाइंड आउट करने के लिए यूज़ हो रहा है, तो
कैरेटोमीटर ने ये एज्यूम किया हुआ होता है कि कॉर्निया जो है वो कॉन्वेक्स मिरर की तरह है, तो हमारे पास जो कन्वेक्स रिफ्लेक्टर का काम देता है, कैरेटोमीटर के अंदर जो लाइट जाती है वो कॉर्निया के एंटीरियर सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक होके आती है। इट इज़ द एंटीरियर सरफेस ऑफ द कॉर्निया दैट प्रोवाइड्स अ कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टर, यानी कि जो रिफ्लेक्शन होगी, जो कैरेटोमीटर की लाइट पेशेंट की आई के अंदर जा रही है, तो पेशेंट की आई का जो कॉर्निया का एंटीरियर सरफेस है वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होकर लाइट आएगी और मायर्स वगैरह क्रिएट होंगे। The keratometers to be described function on the basis of either constant object size or of constant image size. Keratometer को कहते हैं फंक्शन को, कैरेटोमीटर के फंक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए या तो उसकी ऑब्जेक्ट साइज को कांस्टेंट रखा हुआ होता है या फिर उसकी इमेज साइज को कांस्टेंट रखा हुआ होता है। मीन टू से हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेटोमीटर अब तक जो है वो इन्वेंट हो चुके हैं। तो कुछ कैरेटोमीटर्स में ऑब्जेक्ट के साइज को कांस्टेंट रखा हुआ है साइंटिस्ट ने, इन्वेंटर्स ने, और कुछ कैरेटोमीटर्स में जो इमेज साइज है उसको कांस्टेंट रखा हुआ है। आगे हम डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे, बॉश एंड लॉम होगा या फिर हमारे पास टॉपकॉन वगैरह होगा, और दूसरे जो टाइप्स ऑफ हेल्महोल्ट्ज वगैरह हो गए, उन सब में डिफरेंट ये जो कैटेगराइजेशंस हैं इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज की हुई है, वहाँ पर बेटर क्लियर हो जाएगा। द रेडियस ऑफ द कॉर्निया वेरीज थ्रू द वेरियस मेरिडियंस अबाउट इट्स एक्सिस। कहते हैं जो कॉर्निया है उसका जो रेडियस है वो तमाम एक्सिस में सेम नहीं होता, डिफरेंट मेरिडियन पे डिफरेंट उसका जो रेडियस है वो होता है। कॉन्सिक्वेंटली फॉर अ कैरेटोमीटर टू बी यूजफुल इट मस्ट बी पॉसिबल टू मेजर रेडियाई इन द वेरियस मेरिडियंस अबाउट द एक्सिस ऑफ द कॉर्निया। तो इसलिए कैरेटोमीटर जो है वो यूज़फुल है कि आप कॉर्निया के डिफरेंट मेरिडियन के जो डिफरेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कैलकुलेट करो। टू डू दिस द इंस्ट्रूमेंट्स आर, तो डिफरेंट रेडियाई ऑफ कर्वेचर हर एक मेरिडियन पे कैलकुलेट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऐसा डिज़ाइन हुआ है कि ऑब्जेक्ट को रोटेट किया जाता है हर एक एक्सिस के रिस्पेक्ट से। ठीक हो गया। द ऑब्जेक्ट यूज्ड इन कैरेटोमीटर आर इन वेरियस फॉर्म्स एंड आर यूजली रेफर टू एज मायर्स। कहते हैं जो ऑब्जेक्ट कैरेटोमीटर यूज़ करता है वो वेरियस फॉर्म्स में होते हैं और उसको मायर्स कहते हैं। दिस इज़ इम्पोर्टेंट कि कैरेटोमीटर में जो ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है वो वेरियस फॉर्म्स का हो सकता है और उसको मायर्स कहते हैं। ये एक्चुअली हमारे पास ये ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम मायर्स कहते हैं। ये सर्कल्स हैं और यहाँ पर पॉजिटिव साइन हॉरिजेंटली और वर्टिकल साइन जो है वो माइनस साइन जो है वर्टिकली मौजूद होते हैं। सबसे पहले जब हम कैरेटोमेट्री कर रहे होते हैं तो हमें 4 सर्कल्स इस तरह से दिखाई देते हैं, फिर हम फोकस करके इनको 3 सर्कल्स बना देते हैं और लास्ट में क्या करते हैं, प्लस साइन को प्लस के साथ जो ड्रम मौजूद होता है वहाँ पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल उसकी हेल्प से इनको अलाइन करवा देते हैं और जो रीडिंग ड्रम पर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ड्रम पर होती है वो कैलकुलेट कर देते हैं और वहाँ से हमें K1 K2 रीडिंग्स यानी कि कॉर्नियल कर्वेचर जो है वो मिल जाता है और पावर भी मिल जाती है। फिर हमें ये बताया जा रहा है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है एक इमेट्रोपिक आई का वो 7.8 mm होता है। इमेट्रोपिक आई कौन सी आई होती है, जो कि नॉर्मल आई होती है जिसमें कोई डिफेक्टिव एरर मौजूद नहीं होता हमारे पास। और एक्सियल जोन किसको बोलते हैं, सेंट्रल जोन को बोलते हैं। मीन टू से हमारे पॉइंट ऑफ फिक्सेशन से लेकर रेटिना तक एक एक्सियल लाइन ऐसे मौजूद होती है, ये सेंटर में मौजूद होती है। तो उस जोन को जिसमें एक्सियल लाइन मौजूद होती है उसको एक्सियल जोन बोलते हैं। तो उस एक्सियल जोन का रेडियस ऑफ कर्वेचर एक नॉर्मल आई में 7.8 mm होता है। द ऑप्टिकल पावर ऑफ द कॉर्निया, ये नॉर्मल कंडीशंस के बारे में बता रहे हैं ना, क्योंकि जब हम लोग कैरेटोमेट्री करेंगे तो हमारे पास 2 रीडिंग्स आएंगी, K1 K2 आएंगी, डिफरेंट मेरिडियन का डिफरेंट कर्वेचर होगा। तो हमें बता रहे हैं कि कोई अगर इमेट्रोपिक आई होगी, अगर आप उसकी वो कर रहे हैं कैरेटोमेट्री कर रहे हैं तो उसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा वो 7.8 mm आएगा।
ये बिकॉज ये नॉर्मल वैल्यू है। अगर इससे ऊपर नीचे होगी तो फिर हमें उससे अंदाज़ा लगेगा कि किस टाइप का एस्टिग्मेटिज्म मौजूद है, किस टाइप का एरर मौजूद है। द ऑप्टिकल पावर, फिर बता रहे हैं कि जो ऑप्टिकल पावर है कॉर्निया की उसको हम डायोप्टर्स में एक्सप्रेस करते हैं लाइक 43 डायोप्टर। द कर्वेचर ऑफ द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेसेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ द कॉर्निया टीयर फिल्म एंड द मीडिया गिव्स द प्रिसाइज वैल्यू। कहते हैं जो एंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेस का कर्वेचर होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है कॉर्निया का टीयर फिल्म जो हो गई मीडिया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रिसाइज वैल्यू देती हैं हमारे पास। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम लोग डायोप्टिक पावर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं किसकी, कॉर्निया की, फ्रॉम दिस फार्मूला n1 माइनस n ओवर r। n1 जो है वो हमारे पास टीयर फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.3375 और n जो है वो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 एंड r इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉर्नियल कर्वेचर। ठीक है, जिसको मीटर्स में एक्सप्रेस किया जाता है। तो टीयर फिल्म अपनी जगह पे और -1 अपनी जगह पे और आर जो है वो 0.0078 है, जिसको सारा कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास कॉर्नियल कर्वेचर 43.27 आ जाता है। एंटीरियर कॉर्नियल कर्वेचर की जो पावर है वो 43.27 डायोप्टर आ जाती है। एक्चुअली ये हमारे पास जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो किस तरह से लिखा हुआ होता है 7.8 मिलीमीटर। तो 7.8 मिलीमीटर को हम लोग ने कन्वर्ट कर दिया मीटर में, क्योंकि यहाँ पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो लिया जाता है किस में, मीटर्स में। तो लेट्स सपोज 7.8 था, सही हो गया, मिलीमीटर। मीटर को अपनी जगह पे छोड़ देंगे और मिली किसके इक्वल होता है 10⁻³ के। तो -3 का ये मतलब होता है कि इस पॉइंट को 3 डिजिट्स लेफ्ट साइड पे लेके जाओ। माइनस साइन है तो लेफ्ट साइड पे, प्लस साइन है तो राइट साइड पे। तो यहाँ पर भी एक 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी एक 0 आ जाएगा। तो 1 2 3 तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो 0.0078 आ जाएगा, मिली हट जाएगा, मीटर आ जाएगा। तो ये वाला आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया। फिर इन सब को आपने कैलकुलेट करना है तो 43.27 डायोप्टर आ जाएगा। दिस इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ tear film, this is refractive index of air and this is the radius of curvature of the cornea which was 7.8 mm। लेकिन इस फॉर्मूला में हम radius of curvature मीटर की इक्वल ले रहे हैं, तो हमने मिलीमीटर को कन्वर्ट कर दिया किस में, मीटर्स में। बाकी ये वही वाली फिगर है जिसमें ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ये कन्वेक्स मिरर है जो कि कॉर्निया को एज अ कन्वेक्स मिरर लिया हुआ है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकल पॉइंट है और इस डिस्टेंस को कहते हैं फोकल लेंथ और इस वाले डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक हो गया। और ये वाला जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का फ्रॉम द मिरर, इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर को वी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये तो मैंने पहले बता दिया कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मिरर टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर और द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मिरर टू द फोकल पॉइंट इज नोन एज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। अब हम स्पेसिफिकली जबल शियोर्स ऑफ थर्मोमीटर पढ़ रहे हैं। ये इमेज दिखाई दे रही है, यहाँ पर कहीं पे ऑन ऑफ स्विच होती है, ये जॉयस्टिक है, ये चिन रेस्ट है, ये हेड रेस्ट है, ये ओक्लूडर है। जब एक आई को आप चेक करेंगे तो दूसरी आई को ओक्लूड किया जाएगा। ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ड्रम्स हैं जिसकी मदद से हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि वर्टिकल मेरिडियन में कितनी पावर है और हॉरिजॉन्टल मेरिडियन में कितनी पावर है। ये आई पीस वगैरह हो गया। तो ये एनाटॉमी दिखाई हुई है जबल शियोर्स ऑफ्थल्मोमीटर या केराटोमीटर। अच्छा, इस केराटोमीटर को ऑफ्थल्मोमीटर भी कहते हैं। ठीक हो गया। द ऑपरेशन ऑफ, बिकॉज इसमें फंडस देखने की कैपेबिलिटी भी बाज़
केराटोमीटर्स में मौजूद होती है, इसलिए उनको हम केराटोफ्थल्मोमीटर कहते हैं, बिकॉज ये दोनों काम कर रहा होता है, पावर भी दे रहा होता है, कॉर्नियल स्टिग्मेटिज्म भी बताता है, कर्वेचर ऑफ द इंटीरियर सरफेस ऑफ द कॉर्निया भी बताता है, और इससे आप फंडस भी दे सकते हैं। द ऑपरेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ केराटोमीटर इज़ बेस्ड ऑन वेरिएबल ऑब्जेक्ट साइज। ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो ऑब्जेक्ट साइज होता है वो वेरिएबल होता है और जो इमेज साइज होता है वो कॉन्स्टेंट होता है। ठीक हो गया। इट एम्प्लॉयज अ फिक्स्ड इमेज डबलिंग डिवाइस, फिक्स्ड इमेज डबलिंग डिवाइस। तो यहाँ से आप लोग याद करोगे कि जवल शियोर्स ऑफ थर्मोमीटर जो है ये किस बेसिस पे काम करता है, फिक्स्ड इमेज डबलिंग साइज डिवाइस, फिक्स्ड इमेज डबलिंग डिवाइस। तो इधर से पता चल रहा है कि फिक्स्ड इमेज का मतलब तो कांस्टेंट इमेज होती है, तो इसमें इमेज कांस्टेंट है, इसमें इमेज फिक्स्ड है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है साइज उसका वो वेरिएबल है। मीन टू सी जो पेशेंट को दिखाई दे रही है मायर्स वो तो वो है क्या कहते हैं वेरिएबल है, चेंजेबल है, लेकिन जो हमें इमेज दिखाई दे रही होगी वो कांस्टेंट होगी, फिक्स्ड होगी, हिलेगी जुलेगी नहीं, साइज वगैरह उसका एक ही रहेगा। तो ये एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर ये याद कर लें कि ये किस बेसिस पे काम करता है, जवल शियोर्स फिक्स्ड डबलिंग की बेसिस पे काम करता है। और फिक्स्ड इमेज डबलिंग का क्या मतलब है कि इमेज कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, लेकिन ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है वो वेरिएबल है। यहाँ पर पूरी एक इमेज दिखा दी गई है कि होता क्या है कि ये कॉर्निया है, इमेज ऑफ मायर्स फॉर्म्ड बाय द कॉर्निया। ओके, ये कॉर्निया है और यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, ये पेशेंट का कॉर्निया है और इसके रेटिना के ऊपर मायर्स की जो इमेज है वो बनेगी। वो किस तरह से होता है, वो इस तरह से होता है कि यहाँ से केराटोमीटर से ये लाइट आती है तो वही लाइट रिफ्लेक्ट बैक होके जाएगी और यहाँ पर क्या बन रही है, एक मायर बन रही है, दूसरी मायर बन रही है, फिर रेज ऑफ लाइट स्ट्रेट अहेड भी जाती हैं, तो सेंटर में एक ऑब्जेक्टिव लेंस है वहाँ से गुजर के जाएंगी, फिर डबलिंग प्रिज्म मौजूद है वहाँ से गुजर के जाएगी और उस डबलिंग प्रिज्म के ज़रिए यहाँ पर हमारे पास प्रिज्म्स भी कुछ लगे हुए होते हैं। ये डबलिंग प्रिज्म्स हो गए ना, तो यहाँ पर बेस इन बेस आउट इस तरह से अरेंज हुए हुए होते हैं, बेस इन, और ये आप लोग चेक कर ले, मुझे एग्जैक्ट इसकी अभी पोजीशन याद नहीं आ रही। दो किस्म के प्रिज्म्स यहाँ पर यूज़ हो रहे होते हैं, एक बेस इन होता है मेरे ख्याल से और एक बेस आई डोंट नो अब था कि क्या था। तो दो टाइप के प्रिज्म यहाँ पर यूज़ होते हैं। यहाँ से फिर रेज ऑफ लाइट जाके गुजर के आई पीस से गुजर के जाती हैं और एग्जामिनर की आई में जाती हैं और यहाँ पर डबलिंग इमेजिंग का प्रोसेस होता है और इस तरह से पूरा एक जो मायर्स की इमेज है वो बन जाती है। इमेज ऑफ मायर्स फॉर्म्ड बाय कॉर्निया, कॉर्निया से बनती है मायर्स की इमेज एग्जामिनर की आई में। ये जवल शियोर्स का पूरा जो अंदर की एनाटॉमी है वो दिखाई जा रही है। ये भी याद कर लें कि बीच में ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, दो मायर्स हैं, डबल एक प्रिज्म है। प्रिज्म ज़रूर देख लें कि कौन से टाइप के दो प्रिज्म्स यूज़ होते हैं जवल शियोर्स में। एक तो बेसिन होता है, दूसरा मुझे समझ नहीं आ रही और याद भी नहीं है कौन सा था, तो ये हो गया। द डबलिंग प्रिज्म यूज्ड इन दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ द वोलेस्टन टाइप। प्रिज्म्स की भी डिफरेंट टाइप्स होती है ना, आप लोगों ने अगर प्रिज्म पढ़ा है तो उसमें एक टाइप का प्रिज्म होता है वोलेस्टन टाइप। वोलेस्टन टाइप अभी मुझे याद नहीं आ रहा कि रिफ्लेक्टिव था या फिर वो दूसरे वाले टाइप पोलराइजिंग था, ये भी चेक कर लें, क्योंकि अगर वहाँ पर पेपर में ये गिवन ना हो कि वोलेस्टन टाइप है तो ये कह सकते हैं कि रिफ्लेक्टिंग मिरर यूज़ हो रहा है या फिर पोलराइजिंग मिरर यूज़ हो रहा है। मिरर्स की भी फर्दर 3 कैटेगरीज या 2 कैटेगरीज होती है ना, तो उनमें से एक में वोलेस्टन टाइप आता है। तो कहते हैं जवल शियोर्स में जो मिरर यूज़ हो रहा है, सॉरी प्रिज्म यूज़ हो रहा है वो वेस्टर्न टाइप है। द डबलिंग ऑफ द इमेज बाय दिस प्रिज्म इज काज्ड बाय द बायरफिंजेंट डबल रिफ्रैक्टिंग। बायरफिंजिंग बोलते हैं कि यहाँ पर कह रहे हैं कि जो इमेज बनती है प्रिज्म के ज़रिए वो इस तरह से होती है कि लाइट रे जाती है प्रिज्म से गुजर के और वो रिफ्रैक्ट हो जाती है। रिफ्रैक्ट बोलते हैं कि कोई चीज़ जब एक ऑब्जेक्ट से गुजर के जाती है दूसरे ऑब्जेक्ट में तो बेंडिंग जितनी होती है उस रे ऑफ लाइट में उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग।
रिफ्रैक्टिंग। तो प्रिज्म से कहते हैं जब ये रे ऑफ लाइट गुजर के जाएगी तो इसमें डबल रिफ्रैक्टिंग, जो डबल रिफ्रैक्टिंग का प्रोसेस होता है उसको बायरफ्रिंजेंट प्रोसेस बोलते हैं। ठीक हो गया। तो ये दो तरह की रिफ्रैक्शन हो गई, एक इस डायरेक्शन में रिफ्रैक्ट होकर चली गई और एक इस डायरेक्शन में रिफ्रैक्ट होकर गई, पहले स्प्लिट हुई। तो प्रिज्म के ज़रिए से डबल जो रिफ्रैक्शन हो गई उसको बायरफ्रिंजेंट कहते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ विच इट इज़ मेड, कहते हैं ये प्रिज्म जिस मटेरियल से बना हुआ है ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो लाइट को दो रेज में डिवाइड कर देता है, डबल रिफ्रैक्शन करवाता है। दैट इज़ अ सिंगल बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सच अ मटेरियल इमर्जेस एज टू बीम्स। वही वाली बात कह रहे हैं कि सिंगल बीम ऑफ लाइट आ रही है और दो बीम्स में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या चीज़ थी कि जवल श्योर्स में डबलिंग प्रिज्म यूज्ड होते हैं, वो भी वुलेस्टर्न टाइप के, और इनमें बायरफ्रिंजेंट जो प्रोसेस है वो भी मौजूद होता है। तो हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर ली जवल श्योर्स का, कि डबल प्रिज्म यूज़ होता है, वुलेस्टर्न टाइप का होता है, बायरफ्रिंजेंट डबल रिफ्रैक्शन होती है, इसके अलावा फिक्स्ड इमेज डबलिंग इसमें मौजूद होती है, यानी कि इमेज साइज़ तो कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट साइज़ है वो वेरिएबल है। ये हमारे पास बता रहे हैं कि ऑब्जेक्ट साइज करेक्ट, ऑब्जेक्ट का साइज बता रहे हैं, मायर्स को बता रहे हैं ना कि डिफरेंट इंस्ट्रूमेंटेशंस में डिफरेंट टाइप ऑफ मायर्स जो है वो मौजूद होते हैं। ऑब्जेक्ट साइज टू लार्ज, ऑब्जेक्ट साइज कहते हैं लार्ज हो गया, ये वाला ऑब्जेक्ट साइज है। ठीक हो गया। यहाँ पर फिर से मायर्स दिखा दी गई हैं कि इनको अलाइन करवाया जाता है इसके साथ और फिर रीडिंग्स ले ली जाती हैं। एक्चुअली ये जो चीज़ें ब्लैक कलर की इमेजेस दिखाई गई हैं ये इंस्ट्रूमेंट के अंदर पेशेंट को और एग्जामिनर को इस तरह से अपीयरेंस दिखाई दे रहा होता है, लेकिन ये जवल श्योर्स का बता रहे होंगे। हमारा वाला जो है वो भी आई थिंक जवल श्योर्स है, लेकिन उसमें तो इस किस्म की मायर्स बनी हुई होती है जिसमें वर्टिकली माइनस साइन होता है और ओरिजेंटली जो है प्लस होता है। ये मैंने एक बनाया ना, इसी तरह यहाँ पर चार मौजूद होते हैं जिसको फोकस करके हमने तीन बनाना होता है। ठीक है। फिर उसके बाद फिर उसके बाद जो ये माइनस माइनस साइन है इनको अलाइन करना होता है कि एक दूसरे के ऊपर आ जाए, और फिर प्लस प्लस जो है वो यहाँ पर भी प्लस होगा ना। तो इसी तरह ये सारे मैंने इनकम्प्लीट बनाया है, कंप्लीट आप लोग खुद कर लें। ठीक है। यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। द अपीयरेंस ऑफ द मायर्स इन कॉर्नियल स्टिग्मेटिज्म, कहते हैं कॉर्नियल स्टिग्मेटिज्म में अपीयरेंस मायर्स की इस तरह से होती है, बट मैंने तो जो देखा था वो इस तरह से थी। ठीक हो गया। केराटोमीटर, बॉश एंड लॉम्ब। अब केराटोमीटर की जो दो बेसिक टाइप्स हम लोग पढ़ रहे हैं, एक हम लोगों ने डिस्कस की जवल श्योर्स, अब सेकंड जो पढ़ रहे हैं वो केराटोमीटर है, बॉश एंड लॉम्ब। दिस इंस्ट्रूमेंट यूटिलाइजेज, वो इस केराटोमीटर की वीडियो में मैंने स्टार्ट में एक इमेज आप लोगों को दिखाई थी कि वो बॉश एंड लॉम्ब की इमेज है, बट आई एम नाउ कन्फ्यूज कि वो बॉश एंड लॉम्ब की इमेज है या फिर जवल श्योर्स की है, वो भी आप लोग चेक कर लें। ठीक है। दिस इंस्ट्रूमेंट यूटिलाइजेज द प्रिंसिपल ऑफ कांस्टेंट ऑब्जेक्ट साइज एंड वेरिएबल इमेज साइज फॉर इट्स ऑपरेशन। अब दूसरी बात आ गई है कि यहाँ पर क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट साइज है वो कांस्टेंट है, हालांकि जवल श्योर्स में तो इमेज साइज कांस्टेंट था। फिर यहाँ पर कहते हैं कि वेरिएबल इमेज साइज है, जबकि वहाँ पर जवल श्योर्स में फिक्स्ड इमेज साइज था। तो ये याद कैसे रहेगा भला हमें? ये हमें याद इस तरह से रहेगा कि जवल श्योर्स में देखो, जवल श्योर्स और वहाँ पर है बॉश एंड लॉम्ब, बॉश एंड लॉम्ब। ठीक हो गया। तो यहाँ से ये सी आप लोगों ने उठा लेना है, सी जवल श्योर्स में से आप सी उठा सकते हैं, या फिर इस तरह से कर लें, जवल श्योर्स में से ये वी उठा लें कि इसमें हमारे पास वेरिएबल ऑब्जेक्ट साइज होता है। लेकिन अब आप लोगों ने ये बात याद रख लेनी है कि जवल में आपने v को उठाया एंड v स्टैंड्स फॉर वेरिएबल, लेकिन दूसरी बात आप लोगों ने खुद याद रखनी है कि आप पहले ऑब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो जवल श्योर्स में जो ऑब्जेक्ट होता है
यहाँ से वी से आप लोगों को पता चलेगा कि वो क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो ऑटोमेटिकली आप लोगों के ब्रेन में ये पता लग जाएगा आप लोगों को कि जो इमेज साइज है वो कांस्टेंट होती है, फिक्स्ड होती है। फिर जब बॉश एंड लॉम की बारी आ जाएगी तो आप लोगों ने फिर से सोचना है कि वेरिएबल से सोचना है कि यार जबल श्योर्स में तो ऑब्जेक्ट वेरिएबल था, तो अभी बॉश एंड लॉम में क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा, सॉरी क्या वेरिएबल होगा, इमेज साइज जो है वो वेरिएबल होगी। तो ये इस तरह से याद किया जाता है कि जबल श्योर्स से वी से याद करोगे आप लोग कि जो ऑब्जेक्ट साइज है वो क्या है, वेरिएबल है, वी ओ। लेकिन फिर अगर बॉश एंड लॉम का पूछें तो आप लोग कहोगे जो इमेज साइज होता है वो वेरिएबल होता है। तो ऑटोमेटिकली वो जो सेकंड चीज़ है वो आप लोगों को याद हो जाएगी कि कांस्टेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट साइज होता है। ये मैं बात कर रही हूँ उसकी, बॉश एंड लॉम की। ठीक हो गया। बॉश एंड लॉम में क्या वेरिएबल होता है, इमेज साइज। The image doubling means is unique in that double images are produced not side by side but oriented 90 degree from each other। यहाँ पर कहते हैं जो डबलिंग होती है प्रिज्म्स की वो यूनिक वे में हुई हुई है, इस तरह से कि साइड बाय साइड नहीं होती, बल्कि यहाँ पर जो इमेजेस हैं एक दूसरे के 90 डिग्री जो हैं वो ओरिएंट कर रही होती हैं, रोटेट कर रही होती हैं। इंपॉर्टेंट है, दिस मेथड ऑफ डबलिंग अलाउज द मेजरमेंट ऑफ बोथ पावर्स ऑफ एन स्टिग्मेटिक कॉर्नियम विदाउट रोटेटिंग पोर्शंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बिटवीन मेजरमेंट। और इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे पास जो मेजरमेंट हम कर रहे होते हैं उसके दौरान इंस्ट्रूमेंट को रोटेट हम बिल्कुल नहीं करवाते, जबकि दूसरे टाइप्स ऑफ कैरेटोमीटर्स में इंस्ट्रूमेंट को हम रोटेट करवाते हैं। लेकिन बॉश एंड लॉम में बग़ैर इंस्ट्रूमेंट को रोटेट करवाए ही हम लोग बोथ मेरिडियंस में जो एस्टिग्मेटिज्म की पावर है यानी कि K1 K2 वो कैलकुलेट कर लेते हैं। अब फिर से ऑप्टिक्स ऑफ कैरेटोमीटर, ऑप्टिक्स बोलते हैं कि लाइट के अंदर जो काम हो रहा है कैरेटोमीटर के अंदर उसको, यहाँ पर ऑब्जर्वर है यानी कि एग्जामिनर और यहाँ पर पेशेंट है। कॉर्नियल इमेजेस ऑफ मायर्स इस तरह से बनती हैं जैसे मैंने आप लोगों को बताया, इल्यूमिनेटेड मायर्स हैं ये। यहाँ पर लेंस है विद अपर्चर, इसमें 4 अपर्चर्स मौजूद हैं और एक वर्टिकल प्रिज्म मौजूद है और एक हॉरिजॉन्टल प्रिज्म मौजूद है। बीच में आई पीस, यहाँ पर आई पीस और ये आई पीस का फोकल पॉइंट है। तो ये हमारे पास सारी ऑप्टिक्स बताई है कैरेटोमेट्री की, जैसे जबल श्योर्स की कैरेटोमेट्री पीछे बताई थी, शायद उसको मैंने नोट में गलती से कह दिया था। द कैरेटोमीटर ऑफ थर्मोमीटर फ्रॉम देसी रेफरेंस है। ये आउट ऑफ फोकस है, देखिए जब आउट ऑफ फोकस होता है तो आप लोगों को इस तरह से दिखाई देगा। फिर आप लोगों ने क्या करना है वो मैंने आपको बताया था ना कि 4 मायर्स दिखाई देंगी, अभी तो 3 है, इस तरह की 4 दिखाई दे रही होती है। ये सेंटर वाली इस तरह से होती है आउट ऑफ फोकस, तो इसको आप लोगों ने पहले फोकस करना होता है जॉयस्टिक की मदद से। तो ये इस तरह से हो जाएगा, जब ये इस तरह से हो जाता है तो यहाँ पर आप लोगों ने इनकी अलाइनमेंट कर देती हैं। आई डोंट नो कि ये बॉश एंड लॉम में सारी प्लस प्लस ही होते हैं या क्या सीन है, बट जो मैंने ओपीडी में देखा था वहाँ पर वर्टिकल में माइनस साइन होता है इस तरह से और हॉरिजेंटली प्लस साइन होता है। तो वर्टिकल ड्रम से वर्टिकल साइन को वर्टिकल के ऊपर लाया जाता है और हॉरिजेंटल ड्रम से हॉरिजेंटल साइन यानी कि प्लस को एक दूसरे के ऊपर ला के अलाइन करके रीडिंग जो है वो कैलकुलेट कर ली जाती है। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मायर यूज्ड इन कैरेटोमीटर, दोबारा से आप लोग थोड़ा सा जाग जाएं। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मायर यूज्ड इन कैरेटोमीटर, कहते हैं ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये जो इमेज है ये दिखाई दे रही होती है हमें उसमें। तो थोड़ा सा आप लोग जाग जाएं कि कैरेटोमीटर हम कर रहे किस लिए हैं, कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म के लिए कर रहे हैं, भूल गए थे ना। कॉर्नियल की शेप को देखने के लिए करते हैं, इसके अलावा एंटीरियर सरफेस ऑफ द कॉर्निया का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको मेजर करने के लिए करते हैं, बायोमेट्री के लिए करते हैं और एक लेंस फिटिंग के लिए करते हैं। लेंस फिटिंग मीन्स वो सारी चीज़ें जो मैंने स्टार्ट में बता दी। एग्जामिनर्स व्यू आफ्टर अलाइनमेंट, मैंने कहा था ना कि जब हम लोग, लेट सपोज मैं एग्जामिनर हूँ, जब मैं आईपीस से देखती हूँ
कॉर्निया ऑफ द पेशेंट, तो मुझे इस तरह के मायर्स दिखाई देते हैं। तो ये वाले जो मायर्स हैं ये आउट ऑफ फोकस हैं, ठीक है, यहाँ पर काम नहीं कर रहा कलर। ये वाला जो मायर है ये आउट ऑफ फोकस है, ठीक है, इसको अभी फोकस में किया जाता है। फिर व्यू ऑफ इमेज व्हेन मेजरिंग अ हॉरिजेंटल मेरिडियन, कहते हैं अगर आपने हॉरिजेंटल मेरिडियन जो है वो मेजर करना है तो व्यू इस तरह से आएगा। देखिए इसका प्लस और इसका प्लस आपस में लाइन हो गया। यहाँ पर कितने प्लस थे नज़र आ रहे हैं? 3 थे ना, एक तो एडजस्टमेंट से गायब हो गया और दूसरा कहाँ पर गायब हो गया? अलाइनमेंट करने से गायब हो गया। ये देखें, कहते हैं जब हॉरिजॉन्टल मेरिडियन को आप मेजर कर रहे होते हो तो फिर व्यू इस तरह से आ जाता है, और वर्टिकल को करोगे तो फिर वो वाली इमेज अभी दिखाई भी नहीं है, ठीक है। तो ये एकदम से ओब्लिक स्टिग्मेटिज्म की तरफ से आ गए कि जब ओब्लिक स्टिग्मेटिज्म होगा तो ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पर टिल्टेड ऐसे दिखाई दे रहा है ना ऐसे, हालांकि जो सिंपल स्टिग्मेटिज्म था या कंपाउंड था तो उसमें स्ट्रेट स्ट्रेट दिखाई दे रहे हैं, ये देखो। लेकिन ओब्लिक में टिल्टेड है क्योंकि 35 टू 135 के बीच में आई थिंक होता है कि 45 टू 135 के बीच में होता है, तब इस तरह से होता है। और पीछे इस तरह से क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर तो मेरिडियंस विद द रूल और अगेंस्ट द रूल में जो है वो 90 डिग्री एक दूसरे के ओरिएंट कर रहे होते हैं ना, और ओब्लिक में देख लें आप, चेक कर लें, आई थिंक 45 टू 135 के बीच में अगर हो तो वो ओब्लिक स्टिग्मेटिज्म होता है। क्या मतलब हो तो क्या हो तो जो मेरिडियंस हैं एक दूसरे के अगर 35 या 45 से लेकर 135 डिग्री तक एक दूसरे के ऊपर जो है ओरिएंट कर रहे होते हैं, 90 डिग्री अपार्ट नहीं होते। अलाइनमेंट ऑफ प्लस साइन यहाँ पर बता रहे हैं कि ओब्लिक स्टिग्मेटिज्म में अलाइनमेंट करवाएंगे। देखें करीब लेकर आएंगे इन दोनों साइंस को और इन दोनों साइंस को, ताकि हमें एक माइनस और एक प्लस दिखाई दे। सो दैट वाज अबाउट केराटोमीटर। इसके अलावा अगर आप लोग फर्दर वीडियोस चाहते हैं हेल्महोल्ट्ज़ केराटोमीटर पे तो कमेंट बिलो, इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।